units, measurements and dimensional analysis. Physical quantities. What are physical quantities? देखिए dimensional formula. Now see dimension. अब जरा हम इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि हेलो बच्चों, आए हो तो ज्ञान लो, बाकी पढ़ा मैं दूंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 11th चैप्टर नंबर, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ता है, बट चूंकि फर्स्ट चैप्टर अब सिलेबस से हट गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 दैट इज यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अब मान करके ये चलिए कि ये चैप्टर आपके पूरे सिलेबस का लगभग 5 से 6 नंबर का पोर्शन जो कवर करता है। इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, और ये बेसिक ऐसा है कि आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे या जब तक भी आप पढ़ेंगे तब तक इस चैप्टर का यूज हर जगह करते रहेंगे। तो टेक्निकली डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आप जब तक पढ़ेंगे तब तक होता रहेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि डायमेंशनल एनालिसिस या इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कहां से स्टार्ट करना है। तो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं इसका कि दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फिजिकल क्वांटिटी का। अगर मैं किसी से पूछूं कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, तो फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बिना मेजरमेंट के बता सकते हो। कहीं पर भी आप कुछ भी, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया, कैलकुलेट कीजिए, तो आपको दो चीजें जाननी जरूरी है, मास और एक्सीलरेशन। इसका मतलब है फोर्स की कैलकुलेशन के लिए मुझे मास भी चाहिए और एक्सीलरेशन भी चाहिए। ये हो गया हमारा फिजिक्स का एक फंडामेंटल, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट, जहां पर हम कहते हैं कि फोर्स मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब अगर टेक्निकली मैं कहूं तो मैं यहां पर फोर्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, किसके टर्म्स में निकाल रहा हूं? मास और एक्सीलरेशन। इसका मतलब है इसमें से तीनों ही मेजर हम कर रहे हैं लॉ ऑफ फिजिक्स, और हेल्प किसकी ले रहे हैं? मास, एक्सीलरेशन, और उसकी हेल्प से क्या निकाल रहे हैं? फोर्स। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक स्लाइड करके ले आया, दिस इज डिस्टेंस एस, मैंने इस पर फोर्स लगाया एफ। मैंने आपसे कहा कितना वर्क डन, आपने कहा सर सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लो जी, वर्क डन निकालना था और मुझे हेल्प किसकी लेनी पड़ी? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। तो इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी टूल है, ये फिजिक्स का टूल है जिसमें कहीं पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आपको कोई भी लॉ आपको मेजर करना हो, उसको निकालने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है, हमें हेल्प लेनी पड़ती है। जिन क्वांटिटीज की हम हेल्प ले रहे हैं इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको जिन क्वांटिटीज की हेल्प चाहिए दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो, कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? भाई सीधी सी बात है, मुझे निकालना था फोर्स, अब मैं फोर्स डायरेक्टली निकाल नहीं सकता, तो फिर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ी, किसकी? मास की और एक्सीलरेशन की। अब जरा इन दोनों को देखें आप, इसमें मास ऐसा है जिसको मैं डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं। आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, आप उसका मास मेजर करके बता सकते हैं। आपको लेंथ दी जाएगी, आप किसी चीज की लेंथ मेजर करके बता सकते हैं। आपसे टाइम पूछा जाएगा, आप टाइम मेजर करके या टाइम स्लॉट मेजर करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, जैसे यहां पर कहते हैं आप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं। एक्सीलरेशन को मेजर करने के लिए आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी और टाइम की जरूरत पड़ेगी। फिर देखिए एक दिक्कत है कि यहां पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इसमें से कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जिनको मेजर करने के लिए मैं डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको मेजर करने के लिए मुझे किसी और के हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब हुआ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड ईदर डायरेक्टली, जिनको हम सीधा मेजर कर सकते हैं, और
इनडायरेक्टली, जिनको निकालने के लिए हमें दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम देखें कौन कौन सी, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं कहूं कितनी फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर एन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, मास, लेंथ, टाइम, वर्क, एन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूं तो देखिए दो पार्ट हो गए इसके, दो चीजें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। पहला, ये फिजिकल क्वांटिटीज एक को हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखो वैसे ही फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बुनियादी, जो बेस है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमारे इस पूरे डिस्कशन का बेस होगा, आधार है ये। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इनको मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मास है, लेंथ है, टाइम है, या और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करने के लिए हम डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी दूसरे की हेल्प, डेरिवेशन का मतलब ही होता है कि जहां पर आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको निकालने के लिए हमें किसी की हेल्प लेनी पड़े। किसकी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम पुराने जो एक्सप्लेनेशन यहां दे रहे थे इनकी बात करें तो फोर्स इट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? इसको निकालने के लिए मुझे मास और एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ी। मास एंड एक्सीलरेशन, इसमें मास हमारा फंडामेंटल है, मास को निकालने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि एक्सीलरेशन को निकालने के लिए हमें वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ती है, हमें टाइम की भी जरूरत पड़ती है। फिर से इसमें टाइम हमारा फंडामेंटल है, टाइम निकालने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जबकि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए मुझे दोबारा से डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब हुआ इन ऑल वी कैन से we have got two different set of physical quantities. One is called fundamental and the other one is derived physical quantity. Done? आइए आगे चलते हैं। कहते हैं कि भाई कैसे एक्सप्लेन करें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को। कोई फिजिकल क्वांटिटी जो आप लिखते हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपका घर आपके दोस्त के घर से कितना दूर है, दूर, डिस्टेंस। तो आपने तुरंत कहा कि सर मेरा घर मेरे दोस्त के घर से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, राइट। या दूसरा, मैंने कहा यार कि आज गाड़ी लेकर के जाओ और गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आ जाओ। तो आपने मुझसे पूछा कितना पेट्रोल डलवाना है। मैंने कहा कि ऐसा करो 10 लीटर पेट्रोल डला लेना। दैट मीन्स 10 लीटर, दिस इज वॉल्यूम। और इस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने एक्सप्रेस क्या किया? 10 लीटर्स। या कोई और भी ऐसी हम फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं आपका अगर वेट पूछूं, मैं आपका मास पूछूं, मैं आपकी हाइट पूछूं, तो हाइट के दो पार्ट हुए। जैसे मैं कहूं आपकी हाइट कितनी है, व्हाट विल यू से? कि सर मेरी हाइट 6 फीट है। तो अगर हाइट की बात मैं करूं दैट इज 6 फीट। अब अगर मैं तीनों को गौर से देखूं तो आपने यहां पर लिख रखा है ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। और यहां पर देखें, यहां पर हमारा आ रहा है दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज 4, 10, 6 एंड द थर्ड पार्ट विच इज कॉल्ड दीज आर द यूनिट्स, दे आर कॉल्ड यूनिट्स। इसका मतलब हुआ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। तो इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते समय हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट।
अब कोई मुझसे पूछ सकता है या कोई आपसे पूछ सकता है कि सर ये यूनिट क्या है, व्हाट बेसिकली यूनिट्स आर। न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैं समझ गया, ये यूनिट्स का क्या मतलब है। आप बार बार कहते हैं यूनिट्स, देखिए यूनिट्स का मतलब ये हुआ एक स्टैंडर्ड वैल्यू। यूनिट्स मींस स्टैंडर्ड वैल्यू। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1 किलोमीटर। या अगर मैं कहूं 10 लीटर्स, तो आप कह सकते हैं 10 इंटू 1 लीटर। या अगर मैं कहूं 6 फीट, तो इट इज 6 इंटू 1 फीट। अब ये जो आप लिख रहे हैं 1 किलोमीटर, 1 लीटर, 1 फीट, 1 सेकेंड, 1 आवर, दे आर कॉल्ड units. They are standard values, like 1 meter, like 1 second, like you can say 1 kilometer or 1 liter. They are called standard values. आप यहां पर या किसी और देश में चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं, या कहीं पर भी चले जाएं, किसी और स्टेट में चले जाएं, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कभी नहीं बदलेंगी। तो इसका मतलब है यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दी जाती हैं, ये इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है। और जब इन स्टैंडर्ड वैल्यूज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, लाइक डिस्टेंस, वॉल्यूम और हाइट। एक चीज और, हम इस 4 किलोमीटर को अगर किसी और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो वी कैन से 4000 मीटर। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी, क्या इन दोनों में कोई फर्क है 4 किलोमीटर और 4000 मीटर में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। या अगर मैं लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 लीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 10 और 1 लीटर इज इक्वल टू ml में 1000, तो दैट इज 10,000 मिलीलीटर। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं, दोनों वैल्यू सेम है। बट अगर दोनों को हम अलग अलग देखें, दोनों को अलग अलग कैसे देखें? अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर करूं तो 4 एंड 4000 दोनों अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं है। 1 किलोमीटर एंड 1 मीटर क्या बराबर है? नहीं, ये भी बराबर नहीं है। इसी तरीके से यहां देखें 10 एंड 10,000, सर ये तो बिल्कुल ही बराबर नहीं है। 1 लीटर एंड 1 ml ये भी बराबर नहीं है। लेकिन जब इनके हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इनके प्रोडक्ट्स बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन पर न्यूमेरिकल वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी दोनों चेंज होती हैं, लेकिन जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर वैल्यूज नहीं चेंज होंगी, टोटल फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू वही रहेगी, भले उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उनकी यूनिट्स चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट मींस हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट एंड हाउ दीज यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड, ये समझ में आ गया होगा कि हम यूनिट का क्या मतलब कहते हैं। यूनिट मतलब हुआ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो पार्ट जो स्टैंडर्ड है और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग होती है। आइए देखते हैं, कह रहे व्हाट इज अ यूनिट, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड पार्ट जो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से तो हमें कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। दैट मींस कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का दोनों का रोल होता है। भले आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको N1U1 कहें और दूसरे फ्रेम में या दूसरे किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसको N2U2 कहें, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। फिजिकल क्वांटिटी हमारी वैल्यू हमारी फिजिकल क्वांटिटी की वही रहेगी, बस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट्स दोनों चेंज हो जाती हैं। नाउ इफ आई से व्हाट टाइप्स, सेम वे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम फिजिकल क्वांटिटीज कैसे अलग अलग हो सकती हैं, वैसे हम अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हमारी दो तरीके की। पहला, जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिन यूनिट्स की जरूरत होती है दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। सेम मास को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे, अब देखिए इसमें अभी
अगले स्टेप में जाएंगे तो कुछ चीजें और क्लियर करेंगे हम। जैसे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। अब somebody कैन से कि सर केजी नहीं, मुझे तो ग्राम में करना है। somebody might से कि सर लेंथ को आप मीटर में कर रहे हैं, मैं तो सेंटीमीटर में। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई भी यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर के हमें कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताती है। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड डिराइव्ड। डिराइव्ड वही है कि जहां पर हमें एक्सप्रेस करने के लिए, जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए या जिन यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल की जरूरत होती है, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। चलिए, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो अभी मैंने कहा कि देखिए यूनिट्स जरूरी नहीं है मैं केजी में कर रहा हूं, आप ग्राम्स में कर सकते हैं। मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूं, आप मीटर में कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड किलोमीटर में मेजर कर रहा हो। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर हम देखें टेक्निकली तो हमारे पास कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिन पे हम काम करते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं हम यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। वेरी ऑब्वियस, सीजीएस मींस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर हम लेंथ की बात करते हैं, सेम वे ग्राम्स हम मास की बात करते हैं, एंड सेकेंड हम टाइम की बात करते हैं। तो अगर हम टाइम को सेकेंड में, मास को ग्राम्स में और लेंथ को सेंटीमीटर में, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू या कभी भी न्यूमेरिकल लगाते समय जब तक हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज नहीं कर लेते हैं, तब तक हम कैलकुलेशन में दिक्कत दिक्कत होगी, ये गलत होगा, वैल्यू आंसर हमारा गलत आएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला काम होता है कहीं भी कैलकुलेशन में हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक प्लेटफॉर्म मतलब सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एफपीएस। देखिए एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली इंग्लिश वर्जन है। जब ब्रिटिशर्स यहां आए, ब्रिटिशर्स की वजह से ये हम सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई। दैट इज कॉल्ड मींस द लेंथ, इट इज बीइंग मेजर्ड। अभी भी हम यूज करते हैं। हाइट आपकी कितनी है, 5 फीट 10 इंचेस, 6 फीट और 7 फीट वहां पर। तो दिस इज फॉर हाइट और दिस इज फॉर लेंथ। फुट, पाउंड दैट इज मास एंड सेकेंड। हालांकि अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, कुछ ही जगहों पर इसमें से ये लेंथ के लिए यूज की जाती हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, टाइम के लिए सेकेंड। एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यूनिवर्स, जो हम कह सकते हैं कि हम हर जगह यूज करते हैं, इंटरनेशनली हम इसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड SI सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। अब सर इसमें बाकी फिर किसी में कोई फर्क? देखिए इंटरनेशनल SI सिस्टम ऑफ यूनिट में बेसिकली इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे आप कहते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसमें 3 ही यूनिट्स हम ले रहे हैं, बट SI सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें हम कुछ एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज भी यूज करेंगे। सर ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं या ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं? ये These are the physical quantities। 3 तो हमें पता थी सर। वन इज मास, मास के लिए हमने कहा था किलोग्राम्स। अब देखिए मैंने यहां 4 पार्ट बना रखे हैं। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, उनकी यूनिट्स क्या है, ये जो हमने यूनिट्स ली हैं ये इनकी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। थर्ड, इनके सिंबल्स। नॉर्मली हम किलोग्राम, कई बार ऐसा होता है किलोग्राम को पूरा नहीं लिखते हैं, या मीटर को हम पूरा नहीं लिखते हैं, या सेकेंड्स को हम पूरा नहीं लिखते हैं, या और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको कंप्लीट पूरा नहीं लिखते हैं। तो शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने वो लिख रखा है, इनके सिंबल्स क्या हैं। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आगे की हमारी सारी डिस्कशंस होंगी, दैट इज कॉल्ड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी इस पर भी हम डिस्कस करते हैं
कि सर ये डायमेंशन का क्या मतलब होता है। पर उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके से 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें 3 हम वो हैं जो यूज कर चुके हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में, दैट इज मास। मास इज रिप्रेजेंटेड इन किलोग्राम्स। इसका शॉर्ट दैट इज केजी, स्मॉल के जी। सेकेंड इज लेंथ। अब कहने को लेंथ है, हमारी हाइट भी लेंथ ही है, डिस्टेंस भी लेंथ ही है, डेप्थ भी लेंथ ही है, तो कुछ भी जहां पर हम मेजरमेंट डिस्टेंसेस की करेंगे वो यहां लेंथ में आती है। तो लेंथ इज बीइंग मेजर्ड इन एसआई सिस्टम इन मीटर, रिप्रेजेंटेड शॉर्ट फॉर्म दैट इज स्मॉल एम, टाइम दैट इज इन सेकेंड्स, शॉर्ट फॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका एस। अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सटेंडेड है इसका। 4 हमारी फिजिकल क्वांटिटी, 3 ये हो गई और 4 हमारी फिजिकल क्वांटिटीज और यहां लिखी जाएंगी एसआई सिस्टम में। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग यूज्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नाउ इट्स यूनिट, इट इज बीइंग मेजर्ड इन एम्पियर एंड इट्स शॉर्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ए। सर बाकी सबको चलिए इसके आगे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड इन केल्विन। बहुत सारी हमारी यूनिट्स हैं, जैसे हम डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं, केल्विन भी करते हैं। केल्विन इज एब्सोल्यूट स्केल, तो कहते हैं केल्विन, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं के। ऐसे ही लाइट इंटेंसिटी दैट इज बीइंग मेजर्ड इन कैंडेला। कैंडल हम याद कर सकते हैं, कैंडल उससे बना कैंडेला, and candela can be represented as CD. And last is amount of substance. Amount of substance means हम केमिस्ट्री में बहुत सारी गैसेस या जो लिक्विड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। तो इट इज बीइंग मेजर्ड इन मोल्स, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज मोल, स्मॉल MOLE। सर आपने जितने भी लिखे हैं यहाँ पर, आपने सब शॉर्ट में लिखे हैं। शॉर्ट मीन्स सब स्मॉल में लिखे हैं, केजी, मीटर, सेकेंड, कैंडेला, मोल। सिर्फ एम्पियर और केल्विन ही कैप्स में लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। एम्पियर और केल्विन दोनों ये साइंटिस्ट के नेम है, इसलिए जस्ट टू ऑनर हिम, उनको ऑनर करने के लिए हम ये कभी स्मॉल में नहीं लिखते हैं, ये कैप्स में लिखे जाएंगे। और लास्ट आता है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं। तो मास इसका फर्स्ट पार्ट m, ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। लेंथ दैट इज l, ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। टाइम दैट इज t, ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट, अब इसमें ना तो हम E लेंगे ना C लेंगे, जो इसकी यूनिट है A इज टेकन एट इस डायमेंशनल फॉर्मूला। टेम्परेचर दैट इज केल्विन K, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। लाइट इंटेंसिटी कैंडेला दैट इज CD, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय हम यहाँ एक बॉक्स बना करके, जैसे मैंने लिखा M एंड अ बॉक्स, इनक्लोज करना होता है। एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, MOLE, एंड दैट इज MOL, ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट 2 चीजें मैंने यहां पर और लिख रखी हैं, दे आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको भी हम यूज करते हैं, ये एंगल्स के लिए यूज की जाती हैं। हालांकि एंगल अगर बात करें हम, तो एंगल इज डायमेंशनलेस, इनकी डायमेंशंस नहीं होती। स्टिल अगर हम यूनिट की बात करें तो इनकी दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 डायमेंशनल एंगल दैट इज बीइंग मेजर्ड इन रेडियंस, हालांकि डिग्रीज भी होती हैं, मिनट्स भी होती हैं, सेकेंड भी होती हैं, पर हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में इनको मेजर करते हैं रेडियंस। एंड द लास्ट इज 3 डायमेंशन, या इसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन स्टेरेडियंस, और इसकी यूनिट हम STD और RAD लिखते हैं। So this was a complete discussion of all the physical quantities which are being measured in SI system of unit। हम अब इसके आगे SI system of unit ही normally यूज करेंगे, जब तक कि किसी स्पेसिफिक केस में हमसे कहा ना जाए कि हम CGS या किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करें। आइए देखते हैं। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ सी, एक बड़ा अच्छा वर्ड आप यहां पे बार बार सुन रहे हैं, डायमेंशन। डायमेंशन का क्या मतलब हुआ? व्हाट एग्जैक्टली डायमेंशन मीन्स? देखिए, डायमेंशन का अगर मैं किसी से कहूं कि समवन हैज गॉट मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का मतलब हुआ कि उसकी पर्सनैलिटी के कई सारे पार्ट्स हैं। लाइक
ही इज अ गुड सिंगर, ही इज गुड इन स्टडीज, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज गुड स्विमर, और एनी क्राइटेरिया जो उसकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करता है, वो उसकी पर्सनालिटी के डायमेंशंस हो गए। ऐसे ही किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस होंगी। हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकरेक्ट है। बेसिकली डायमेंशंस का मतलब होता है पावर्स। जब आप कहीं पर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस का मतलब होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं, उनकी पावर्स क्या है, पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस। तो टेक्निकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में विद देयर प्रॉपर पावर कैसे लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर हम इसको, जैसे मैं कहूं आपसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो फोर्स कैन बी गिवन एज, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। अब अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो मास, एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को अगर फिर से ब्रेक करूं, ये बेसिक रूल है, हमें तब तक इसको ब्रेक करते रहना है जब तक सारे के सारी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल में ना कन्वर्ट हो जाए। नाउ मास इनटू वेलोसिटी कैन बी कन्वर्टेड इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से लिखा हुआ था, तो दिस इज टी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम टू द पावर -2। अब अगर हम इनकी डायमेंशनल या डायमेंशंस के बारे में बात करें तो मास को हम रिप्रेजेंट करते थे m, डिस्प्लेसमेंट वाज l, एंड टाइम इज t, एंड t टू द पावर -2। अब अगर कोई मुझसे पूछे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए यहां पर बहुत बेसिक सी चीज लिखी हुई, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अगर कोई आपसे पूछे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, यू विल से mlt-2, और यही अगर लिखना हो F इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज mlt-2। नाउ द सेकेंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन LHS and RHS. तो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। एंड व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, हटा दीजिए इसको, यही अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, और अगर ऐसे ना लिखें, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर मैं देखूं यहां पर मैंने बहुत सारी, और देखिए अभी आपको इसके साथ मैंने कई सारे, बहुत सारे, मैंने पूरी शीट्स इसके साथ अटैच कर रखी हैं, जिसमें आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कुछ हम यहां सॉल्व कर रहे हैं और कुछ आप खुद सॉल्व करेंगे, और डाउट्स जो होंगे वो डाउट्स आप पूछते जाएंगे। जैसे अगर मैं किसी, कोई भी एक पिक कर लीजिए, मैं आपसे कहता हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, कैसे निकाला जाए। देखिए सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए जो उसका फॉर्मूला है, मींस जो उसकी बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की, वो सब हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं कहूं, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो आप कहते थे कि इस यूनिवर्स में सर अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके मासेस m1 और m2 हो और जिनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस r हो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। और अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो दिस बिकम्स F इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर यहां से मैं g की वैल्यू निकालूं तो g इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। नाउ सी, आप g का फॉर्मूला आपको पता हो गया एग्जैक्ट। अब अगर मैं आपसे कहूं फोर्स,
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वी नो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो मास इज m and acceleration is lt minus 2, ये रहा. Second is r square, distance, so r square is l2, नीचे masses हैं, दो masses के प्रोडक्ट हैं, तो that is m and m into m is m square, तो ये नीचे मिल गया हमें m square. तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं कैपिटल G का, तो फोर्स दैट इज ml t minus 2 into r square, that is L2, and नीचे m स्क्वायर, ये रहा. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m माइनस 2, सो इट विल बी सिंपली m माइनस 1. जरा L देखें तो L इज पावर 1, अगर कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स पावर 1, L पावर 1 एंड हियर L पावर 2, तो दैट इज L3. एक बार चेक करते चलेंगे, mlt माइनस 2, L स्क्वायर एंड नीचे m स्क्वायर, तो दिस विल बी सिंपली m टू द पावर माइनस 1, L क्यूब एंड t माइनस 2, ये रहा. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और अब आइए इसकी देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत बढ़िया सी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. डायमेंशनल एनालिसिस की जो बेसिक्स हैं वो पिक करने के लिए बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है. क्या कह रहे हैं? इफ द डेंसिटी रो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड फ्रीक्वेंसी आर द फंडामेंटल. सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि मास, लेंथ, टाइम ये हमारी फंडामेंटल है, अभी आपने चेंज कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है. हम कोई भी अपने मन से भी, अगर हमें नहीं लगता है कि हम मास, लेंथ, टाइम को फंडामेंटल माने, तो अपने मन से मान सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. तो इन्होंने कह रखा है कि रो, जी और फ्रीक्वेंसी न्यू आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. तो इनके टर्म्स में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए. अब देखिए इसके दो मेथड हैं, एक जो नॉर्मली बुक्स में दिया होता है, लेंथी मेथड है, ट्रिकी मेथड है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा. इसका बहुत सिंपल सा एक मेथड बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाए. देखो आपने क्या कहा कि फोर्स को डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन रो दैट इज डेंसिटी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड न्यू, इन पे डिपेंड कर रहा है. अब कोई कह सकता है कि सर देखिए आपने तो सीधे सीधे मान लिया कि इस पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है. हो सकता है ये फोर्स डेंसिटी की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा हो सकता है अंडर रूट ऑफ g पे डिपेंड कर रहा हो सकता है फ्रीक्वेंसी की पावर -3 पे डिपेंड कर रहा हो. तो इसमें मान लीजिए कि इनकी पावर्स a, b और c पर ये डिपेंड कर रहा है. अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो दिस विल गिव यू f इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रख लेते हैं k, रो टू द पावर a, g टू द पावर b एंड न्यू टू द पावर c. अब देखिए अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से बात करूं तो k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. दैट मींस अगर मैं LHS की बात करूं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mlt माइनस 2 और राइट हैंड साइड पर डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट मींस m l minus 3 whole to the power a. Second is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity भी acceleration है, that is lt minus 2 whole to the power b and nu is frequency. frequency आप जानते हैं, frequency is number of vibrations per second time, तो this is t to the power -1 whole to the power c. अब अगर मैं इसको मर्ज करूं तो दिस कैन बी रिटन एज m, पावर इसकी हो गई a, बाकी कहीं पर m है नहीं, l टू द पावर -3a, l यहां भी है तो इसकी पावर b, और ये दोनों को साथ रखेंगे तो b ऐड हो गया, और t यहां पर नहीं है, t सिर्फ यहां पर है, तो t इज t टू द पावर 2b
एंड दिस इज माइनस सी। ये रहा, ये हमारा राइट हैंड साइड मिल गया और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, दैट इज MLT माइनस 2। अब दोनों, अगर ये हमारा रिलेशन सही है तो LHS और RHS बैलेंस होने चाहिए, LHS और RHS बराबर होने चाहिए। ये बराबर तभी होंगे जब सेम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी पावर्स दोनों बराबर हो। तो अगर मैं इक्वेट करूं तो A बिकम्स 1, नाउ सी L to the power 1, so that means minus 3A plus B is equal to 1, and third is 2B minus C is equal to minus 2। ये रहा, A is 1, ये वैल्यू यहां रख दे। तो अगर A is 1 तो दिस गिव्स यू -3 प्लस B इज इक्वल टू 1, जो कि B इज इक्वल टू 4 हो गया। अब अगर B की वैल्यू 4 है तो यहां से देखें, दिस गिव्स यू 2 into 4 दैट इज 8 माइनस C इज इक्वल टू -2। एक बार चेक कर लें, 2B दैट इज 2B माइनस C इज इक्वल टू -2, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखें, B की वैल्यू हमारी निकल करके आ रही है 4 अगर यहां पर मैं रख दूं, A is 1, so this is -3 प्लस, हाँ ठीक है, दिस गिव्स यू B is equal to 4। B की वैल्यू अगर यहां पर रखी जाए 4 तो दिस इज 8 माइनस C is equal to -2, दैट गिव्स यू -C is equal to -10 या C is equal to 10। तो हमें A B C तीनों पता चल गए। दैट मीन्स कि अगर मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में, तो मुझे A B C की वैल्यू रखनी पड़ेगी। A is 1, so that means we have got rho, G is B we have got 4, G to the power 4, and third is frequency is that is to the power 10 here। This is the dimensional formula of force with respect to these three new fundamental physical quantities। अब मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा मेथड है, आपकी समझ में आ गया है। एक टास्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं कि यहां पर इस बार हमने फोर्स, इंपल्स, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। इस बार फंडामेंटल हमने माना है वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो फटाफट इन फिजिकल क्वांटिटीज के फोर्स और इंपल्स के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। किसके टर्म्स में? वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सॉल्व करें और टेक्स्ट करें, जिसका भी आंसर आता है टेक्स्ट करें। नाउ ओके, अब जरा हम इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन है कि अगर हम जानते हैं, आप कई बार मार्केट जाते हैं तो आपके पेरेंट्स ने या किसी ने कुछ कहा कि ये इतना सामान लेकर के आना है। आप वहां पर गए, आपको पता है कि मुझे इतने का सामान चाहिए। जैसे आप कहीं पर कुछ खरीदने गए, मदर ने कहा कि 100 रुपए का लेकर के आना है। आप जब शॉप पर पहुंचे, आपने पहुंच करके पूछा कि भाई कैसे है ये, उसने कहा 250 रुपए केजी। अब आपको पता है कि 250 रुपए केजी मीन 100 रुपए का 1 केजी नहीं मिलेगा, तो आपको 100 रुपए का कितना मिलेगा ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी फ्यू ग्राम्स। तो आपको केजी से ग्राम पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपने क्या मेथड यूज किया होगा एक सिस्टम ऑफ मींस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। ये रहा डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे करें सर ये हम डायमेंशनल एनालिसिस, या कैसे हम ये सिस्टम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें? देखिए, ये बेसिक लॉ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ये पहली सिस्टम ऑफ यूनिट है और ये दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट है, दोनों में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेसिक सा हमारा रिलेशन होता है N1 U1 is equal to N2 U2। N1 is the numerical value एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, N2 दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में, U1 is the unit in one system of unit and U2 is the unit in the second system of unit। तो अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो बहुत सिंपल सा एक रिलेशन मिलता है, क्या कि N1
अब मान लीजिए मेरी जो यूनिट है वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं इसको लिखता हूं m1, दैट इज मास. मास इज रिप्रेजेंटेड एज m1 to the power a. Now it is this physical quantity. L1 length to the power b, and third is time to the power c. ये फिजिकल क्वांटिटी मैंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू और जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं. अगर मैं दूसरे फ्रेम में जाऊं, मैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाऊं, तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कुछ और मिलेगी यहां पर, दैट इज n2. और आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स भी चेंज होंगी दूसरे फ्रेम में. अब चेंज होंगी इसका मतलब मैं यहां पर अगर इसको m2 मान लूं, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ था कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पर हमारी यूनिट्स चेंज होती हैं, पावर्स हमारी नहीं चेंज होंगी. इसका मतलब यहां पर अगर इसकी पावर a है तो यहां भी पावर आपकी a होगी. L2 ये दूसरी यूनिट हो गई टू द पावर b, और तीसरा दैट इज टाइम t2 टू द पावर c. पावर सारी वही है. अब मान लीजिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता है n1, मुझे n2 की वैल्यू की दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी. कुछ नहीं करना है, n2 को रोक लीजिए. n2 इज अननोन, अननोन वैल्यू, दिस इज अननोन, और n1 दैट इज नोन. तो इसका मतलब है बाकी सारी चीजों को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो सेम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ रखेंगे, दैट इज m1 दैट इज नोन अपॉन m2 विच वाज विद अननोन, पावर्स इनकी दैट इज a. ऐसे अगर लेंथ की बात करूं तो L1 अपॉन L2 टू द पावर b, एंड थर्ड वन इज T1 अपॉन T2 टू द पावर c. क्योंकि हम जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें पता हो, मुझे उसकी डायमेंशंस पता होती हैं, हम किस सिस्टम ऑफ यूनिट से किस सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हैं, हमें ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पता होती हैं. आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज रखनी है, एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को इक्वेट करना है, सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n2. तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये सिंपल सा मेथड है इस कन्वर्जन का. अब आइए अगर इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें, जैसे आप देखें क्या स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं. कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम्स, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट. फिर देखिए दिक्कत वही है, क्या स्टेप्स आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं. इट इज रिटन 60 जूल पर मिनट. जूल पर मिनट मींस जूल इज यूनिट ऑफ वर्क डन एंड मिनट इज यूनिट ऑफ टाइम. तो वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज पावर इज बीइंग गिवन. तो अगर पावर का सबसे पहला स्टेप यही पहचानना था, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन हमें पता है कितना, mlt-2 इज फोर्स, और वर्क डन के लिए एक डिस्टेंस है और, तो ml2t-2 इज वर्क डन, t इज टाइम, ये रहा. इस t को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो माई रिलेशन इज ml2t-3. तो अब अगर दूसरा स्टेप मैं देखूं कि सर ये जो वैल्यू आपने लिखी है जूल पर मिनट, जूल पर मिनट दैट इज जूल इज इन mks, पर एक दिक्कत है, यहां पर मिनट में दिया हुआ है और मुझे चाहिए सेकेंड में. तो चूंकि अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. इसका मतलब हुआ, अच्छा जूल इज इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, तो मुझे एसआई सिस्टम में पावर, एसआई सिस्टम में पावर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आई 60 से डिवाइड करने के बाद, दैट इज 1 जूल पर सेकेंड. ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई. और जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दैट इज पावर. तीसरी चीज आती है कि इसकी पावर्स दैट इज डायमेंशंस कितनी है. तो डायमेंशन A इज 1 दैट इज फॉर m, B इज 2 एंड C इज -3. ये रही हमारी इसकी डायमेंशंस. तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से चलें, अब देखिए यहां पर आपने जो लिखा हुआ है ये कोई ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट है विच इज न्यू टू, जिस पर हम पहले काम नहीं कर चुके हैं, हमने अपने मन से माना हुआ है, फिर भी हम काम करते हैं, चेंज करके देखते हैं
ये अननोन है और ये नोन है। तो अगर आपको रिलेशन याद है तो हमने क्या किया था, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 इज नोन, ये रहा नोन। तो नोन में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। सो N1 इज 1, N1 M1। अब MKS में मास दैट विल बी इन केजी, M1 टू द पावर A is how much, 1। L1, sorry, L1 is in meters and power is 2, and third is time is, that is in seconds, T1 to the power -3। ये हमारी अननोन है, that is N2 जो चाहिए हमें। यहां पर मास दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में ये रहा। तो अगर मैं इसको कहूं M2 टू द पावर, सर पावर सेम रहेगी, दैट इज 1। L2 टू द पावर 2, दैट इज B, एंड T2 टू द पावर C, दैट इज -3। अब अगर मैं N2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो इट बिकम्स हाउ मच, N2 इज इक्वल टू N1। N1 इज 1, दैट इज M1 मास इज इन केजी, चूंकि हमारा SI सिस्टम में है तो मास इज इन केजी, और M2 इज इन ग्राम्स, 100 ग्राम्स। तो M1 हो गया 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स अपॉन 100 ग्राम्स, एंड पावर इज हाउ मच, पावर इज 1। सेकेंड इज लेंथ यहां पर होगी मीटर में और वहां पर है 100 सेंटीमीटर में। तो अगर मैं मीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 मीटर दैट इज 1000 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, पावर इज 2, एंड थर्ड वन इज हाउ मच, दैट इज टाइम SI सिस्टम में सेकेंड्स, और यहां पर आपने लिख रखा है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो दैट इज 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड्स एंड होल टू द पावर -3। सॉल्व करें, ग्राम इज कैंसिल्ड आउट, 2 0 इज कैंसिल्ड आउट, ओनली 10 इज लेफ्ट। यहां सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गए, 10 इज लेफ्ट, और यहां पर पावर -3 है तो सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा। पावर -3 होने का मतलब है 60 ऊपर चला गया। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन देखूं तो दिस इज 1 इंटू 10 इंटू, that is 10 to the power 2, so this is 10 into 10, 100, so that is 10 raised to the power 2, yeah, and the last term is 60 ऊपर चला गया, 60 to the power 3, that is 60 into 60 into 60। तो अगर आप जीरोस की बात करें तो 2 3 4 5 6, that is 10 raised to the power 6, and rest is 6 into 6 into 6, that is 36 into 6, 6 216, so that is 216 into 10 raised to the power 6, better you can write it as more precisely 2.16 into 10 raised to the power 8। this is the numerical value of N2। simple, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, सिर्फ अगर आप बेसिक्स पर फोकस कीजिए, सिर्फ अगर आप ध्यान दीजिए तो एकदम फटाफट कैलकुलेशन होती है ऐसे न्यूमेरिकल्स की, और ऐसी न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो चलिए आपको एक टास्क फिर से दे रहा हूं कि यहां पर ये क्वेश्चन, कि यहां पर भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स हमारी क्या है, यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर गिवन। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। सबसे पहले आपको पहचानना कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, दूसरा फिर यह पहचानना कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसको मेजर कर रहे हैं, फिर इसका फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मींस इसका डायमेंशनल फॉर्मुलेशन, तो इसकी डायमेंशंस चेक करना, और उसके बाद नई सिस्टम जो आप ले रहे हैं सर ये भी अननोन है, इसमें इसको कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करें और फटाफट आंसर करके बताएं क्या रिजल्ट मिल रहा है। मेरे नीचे बॉक्स में एक बार आंसर जरूर इसका कैलकुलेट करके बताइए क्या मिलता है। आइए जरा इसके दूसरे एप्लीकेशन पर आते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। दूसरा समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? देखिए आप जानते हैं होमोजेनिटी इज मेड फ्रॉम होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि हमारा सोल्यूशन एक जैसा हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि भाई देखो, हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस कहती है कि कोई भी रिलेशन होमोजीनियस होना चाहिए। अगर मेरा कोई रिलेशन सही लिखा है, कोई मेरा फॉर्मुलेशन सही लिखा है, तो डायमेंशनली अगर ये करेक्ट है तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन का राइट हैंड साइड डायमेंशनली, मैं बार बार एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, डायमेंशनली, मैं कांस्टेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो हम इनसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, दे हैव गॉट नो डायमेंशनल रिलेशंस। तो इसका मतलब है डायमेंशनली हम कर सकते हैं चेक करना कि हम कोई फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो टेक्निकली ये चेक करने के लिए कि हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर फोकस करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि डायमेंशनली एलएचएस, किसी भी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं दोनों बराबर होनी चाहिए। यहां अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, कांस्टेंट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इस रिलेशन को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला हमारा सही लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। जरा देखें, क्वेश्चन लिखा है कि चेक स्केप वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर मैं अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके फेंकूं तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी उसकी होगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाए, वापस में लौट के आए। मिनिमम, फेंकने को उससे ज्यादा ही फेंक सकते हैं, मिनिमम कितना। तो कह रहे हैं चेक कीजिए कि एक फॉर्मूला क्या सही लिखा हुआ है डायमेंशनली। बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिख रखा है आपने? लेफ्ट हैंड साइड पर आपने लिख रखा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज L_t-1। और राइट हैंड साइड पर आपने लिख रखा है अंडर रूट। अगर कहीं पर अंडर रूट लिखा हुआ है तो अपने आप पावर, टोटल पावर हाफ हो गई। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 2, छोड़ दीजिए 2 को, इट इज कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता है। तो दिस इज रिटन, अगर मैं इसको सॉल्व करूं राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड पर 2 को छोड़ने के बाद एक बचता है G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर इसको निकालना चाहें तो रिलेशन हमारा वही है, F_r² अपॉन m1 m2, you can say m²। force is mLT-2, this is r² L2, so this becomes L3 अपॉन m2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस इज m-1, दिस इज L3, दिस इज T-2। ये रहा हमारा G। m इज मास, तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m, और नीचे लिखा है आपने r। जिस प्लेनेट की आप बात कर रहे हैं, m इज द मास एंड r इज द रेडियस। तो r का डायमेंशनल फॉर्मूला, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l। तो अगर मैं सिर्फ gm2 को छोड़ करके gm अपॉन r की बात करूं तो gm अपॉन r का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया g इज m-1 L3 T-2, दैट इज m मल्टीप्लाइड। तो ये हो गया आपका m एंड नीचे देयर इज लेंथ। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस m गेट्स कैंसिल्ड आउट, l ऊपर जाके माइनस हो गया, तो दिस इज L2 T-2। तो हमें इस राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा दैट इज हाउ मच, L2 T-2, और बाहर अंडर रूट लगा है इसलिए होल टू द पावर हाफ। तो दिस इज रिटन सिंपली L_t-1। ये रहा, ये राइट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड आप पहले ही कह चुके थे कि इट इज वेलोसिटी, इट्स वैल्यू वाज डायमेंशनली L_t-1। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशनली इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला आपने लिख रखा है, आई एम सेइंग डायमेंशनली इट इज
करेक्ट, सही लिखा हुआ है। देखते हैं आपके सामने दो इक्वेशंस, हालांकि बहुत सिंपल है, मैं आपसे बस जानना चाहता हूं, कह रहे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, दो अननोन्स हैं, ये लिखे हुए हैं, दो इसमें टर्म्स हैं, और ऐसी खूब सारी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में मिलेंगी। कहते हैं ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए अगर f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पर f इज फोर्स एंड x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो जरा अगर चेक करें, LHS इसका फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सिंपल सा मेथड है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सर mlt-2। अब एक चीज तो तय है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कहा है कि अगर हमारा फॉर्मूला सही लिखा है तो LHS और RHS डायमेंशनली बराबर होंगे। इसका मतलब है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कि आपने राइट हैंड साइड पर भी जो पूरा लिखा हुआ है दिस इज फोर्स। अब इसको थोड़ा सा हम सब डिवीजन करते हैं कि सर इसमें तो दो पार्ट है, तो भाई सीधी सी बात है, फोर्स तभी मिलेगा जब फोर्स में फोर्स को ऐड करोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लेंथ में मास को ऐड करो और फोर्स मिल जाएगा, या ये हमारी कोई और फिजिकल क्वांटिटी हो, ये कोई और फिजिकल क्वांटिटी हो, दोनों को ऐड करके फोर्स मिल जाएगा। टेक्निकली ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। तो अब अगर मैं पहला देखूं, फर्स्ट ए रूट एक्स, राइट हैंड साइड पर ए रूट एक्स इज फोर्स, फोर्स इज हाउ मच, mlt-2। सो दैट मीन्स मुझे ए चाहिए, ए इज इक्वल टू mlt-2 डिवाइडेड बाई ए, सॉरी एक्स, एक्स इज, आपने कहा एक्स इज डिस्टेंस एल और अंडर रूट लगा हुआ है, तो दिस इज एल टू द पावर हाफ। दैट मीन्स आपने ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला m, ये ऊपर जाएगा माइनस हाफ, तो दिस इज एल टू द पावर हाफ एंड टी टू द पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ए का। बी, सर बी भी फोर्स है, बीटी स्क्वायर भी फोर्स है, तो अगर मैं बीटी स्क्वायर निकालूं फोर्स, तो बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इज टाइम, दैट इज mlt-2। नाउ बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज mlt-2 अपॉन टी स्क्वायर मींस टाइम 2। नाउ ऊपर गया तो दिस इज t-4, तो दिस इज mlt-4, दैट मींस दिस इज b। अब अगर आपसे कहा जाए कि a अपॉन b निकालिए, सिंपल, a इज हियर, दिस इज ml हाफ t-2 डिवाइडेड बाई mlt-4। m गेट्स कैंसिल्ड आउट, m को हटा दीजिए, l इज 1, ऊपर जाके माइनस हो गया, तो इट इज सिंपली l टू द पावर माइनस हाफ, और t -4 है, ऊपर जाके प्लस हो गया, तो दिस इज t टू द पावर 2। ये रहा, m इज 0, m टू द पावर 0, l टू द पावर माइनस हाफ एंड t स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक यहां पर और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपका काम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या ट्रिक, मैं सिर्फ हिंट कर देता हूं कि ये साइन फंक्शन लिखा हुआ है, और आप जानते हैं एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई एम गिविंग यू अ क्लू कि एंगल इज अ डायमेंशन, साइन के साथ ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा दिस इज एक्चुअली एंगल, और एंगल हमारा डायमेंशनलेस है, तो ये हमारा डायमेंशनलेस हुआ। अब आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू मुझे बताइए कि यहां से k और x, ये रहा ओमेगा एंड k, वी नीड टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k। ओमेगा और k का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर मिल रहा है। और इसका थर्ड जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फला 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 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, रिलेशन निकाल के बताओ। हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, अगर आपको इनके बीच डिपेंडेंसी पता हो। जैसे आपसे कहते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है x, ये डिपेंड कर रही है a, b और c पर, और आपसे कहा जाएगा कि भाई इसका रिलेशन निकालिए इन तीनों के बीच में, या इन चारों के बीच में रिलेशन निकालिए। तो अगर ऐसा है x डिपेंड्स अपॉन a, b एंड c, तो हम कह सकते हैं कि x डिपेंड्स अपॉन a
मुझे नहीं पता कि ए की पावर स्क्वायर 2 पर या अंडर रूट पर या पावर -3 पर -2 पर, आई डोंट नो, मैंने इसकी पावर अपने मन से मान ली है। बी टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी, दैट मीन्स x is equal to a proportionality constant k, a to the power a, b to the power b and c to the power c। अब आपसे कहेंगे ये रिलेशन वेरीफाई करो या रिलेशन निकालो, तो फिर वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि भाई आपने जो यहां पर ये रिलेशन ये लिख रखा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। डायमेंशनली एलएचएस, मुझे पता है कि मैं किस फिजिकल क्वांटिटी को किससे कंपेयर कर रहा हूं या डिपेंडेंसी किस पर दिखा रहा हूं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगा। ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी पावर ए है, बी ये भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी पावर बी है, एंड सी फिजिकल क्वांटिटी हुज पावर इज सी। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इसको MLT में ब्रेक करना है, MLT की पावर्स को एक जगह रखना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सिर्फ जो M की, L की, T की पावर्स हैं इनको कंपेयर करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके तीनों की वैल्यूज, A की वैल्यू निकालिए, B की वैल्यू निकालिए और C की वैल्यू निकालिए। ये वैल्यूज निकाल करके वापस से यहां रखेंगे एंड यू विल गेट द रिलेशन। हाँ, एक जो फिर से गड़बड़ होगी वो ये कि यहां पर K हमें नहीं पता होता है, तो या तो K की वैल्यू आप प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके निकालते हैं, या फिर आपको पहले से K की वैल्यू दी गई होगी। जैसे आपको यहां पर ये रिलेशन दिया, इक्वेशन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, सेम यही कह रहे हैं, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r falls with a velocity v through a liquid having coefficient of viscosity eta. Find the viscous drag force on the ball assuming it depends upon eta, r and v। यहां पर इन्होंने k की वैल्यू दे दी है, दैट इज इक्वल टू 6 पाई। तो आपकी एक प्रॉब्लम खत्म हुई। अब आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी रह गई है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन की मेथड से LHS और RHS को कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिए और फोर्स का रिलेशन निकाल करके प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिए। देखिए आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने रख छोड़े हैं यहां पर, इन क्वेश्चंस को भी सेम इसी मेथड पर, क्योंकि वहां भी एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ बाकी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। सॉल्व कीजिए, आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए ऐसे एक्सप्रेशंस को आप के टर्म में छोड़ सकते हो। ये कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है, आप के टर्म में छोड़ दीजिएगा, वो मान्य है क्योंकि आपको के की वैल्यू नहीं दी गई है, छोड़ दीजिएगा इसको ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके और प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर भेजिए। आइए, इतना सब कुछ करने के बाद अब हम आते हैं उस पार्ट पर जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी मुसीबत है। ये रहा, दीज आर द ड्रॉबैक्स, द शॉर्टकमिंग्स और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमें लगातार ये बात कर रहे हैं। पहली दिक्कत क्या कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता है कि ये वेक्टर है या स्केलर है। हम सब कुछ तो निकाल के रख दे रहे हैं, बट फिजिकल क्वांटिटी की इन प्रॉपर्टीज की वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है या सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो स्केलर है या वेक्टर है, हम इसके थ्रू नहीं बता सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो अभी हम फेस करके आ रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर आपको दिया गया है या आप एक्सपेरिमेंट से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो यहां से नहीं निकाल सकते हम। थर्ड कह रहे हैं कि भाई देखो आपने सिर्फ ये कह दिया कि LHS डिपेंड्स अपॉन राइट हैंड साइड, तो इस हिसाब से आप इक्वेशन या फॉर्मूला निकाल सकते हो, पर ये उन जगहों पर काम नहीं करेगा जहां पर राइट हैंड साइड पर दो स्टेप्स हों। लाइक अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन कहते थे v इज इक्वल टू u प्लस at। अब आपको अगर मैं कह दूं कि वेलोसिटी या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आपसे मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे s इज प्रोपोर्शनल टू u टू द पावर a स्मॉल a टू द पावर b, दैट इज एक्सीलरेशन टू द पावर p एंड टाइम टू द पावर c। सॉल्व करेंगे, कभी नहीं मिलेगा रिलेशन। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड सिर्फ उन रिलेशंस पर डिपेंड करेगा
जो सिर्फ सिंगल स्टेप हो, जिसमें एक ही स्टेप हो, दूसरा स्टेप ना हो, सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फेल कर जाएगा। जो फिज कह रहे हैं कि फेल्स टू डिराइव व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है सिर्फ MLT के टर्म्स में किया है। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड पर 3 और राइट हैंड साइड पर 3 MLT को तो कंपेयर कर सकते हैं। जहां चौथा हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर चौथा आ गया, वहां पर LHS को RHS से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो कह रहे हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज में ये फेल हो जाएगा जहां मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे इसकी डिपेंडेंसी है। कह रहे हैं कि हम उन इक्वेशंस, उन रिलेशंस को नहीं डिराइव कर सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिलेगा, डायमेंशनलेस होते हैं, या लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे, हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये डायमेंशनलेस होंगे, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, ये नहीं हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को जो ऐसे फंक्शंस को छोड़ करके डिपेंडेंसी रखते हैं, बस उन्हीं का डायमेंशनल फॉर्मूला या उन्हीं का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी लिमिटेशंस क्या है। हम ये लिमिटेशंस से हट करके इन लिमिटेशंस के अलावा बाकी डायमेंशनल एनालिसिस के जाने कितने यूजेस हैं जो हम यहां डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये आपके इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन जहां पर ये खत्म होता है, जहां पर हमने डायमेंशनल एनालिसिस अपनी खत्म की है। अब इसके बाद इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि बोर्ड में नहीं है इसलिए नॉर्मली लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर्स का एक पोर्शन है, एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर्स और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपके सामने फिर इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा, एरर्स इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी इस वीडियो को जितने भी आपके भाई बहन, यार दोस्त या और भी जितने जानने वाले हों उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके सामने और अच्छे वीडियोस और अच्छे कमेंट्स, और कुछ आपके डाउट्स हो तो डाउट्स भी मुझे बताइए, ताकि उस पर भी हम डिस्कशन, कई सारे बच्चे मुझे भेजते हैं कि सर ये वाला टॉपिक या इस पर कुछ डिस्कशन कीजिए या इस पर कुछ क्वेश्चन, उस पर हम करते हैं। तो ऐसे ही आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी जानने वाले हैं जितना स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि कम से कम मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले और आप भी कम से कम कुछ नया जान सकें। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास तक पहुंच सकूं। थैंक यू सो मच।